और यूक्रेन पर रूस के हमलों को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमलों में कोई कमी नहीं आई है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर भारी बमबारी करने में जुटा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं और यूक्रेन को हथियार के साथ साथ दूसरी मदद भी दी जा रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने इस युद्ध में रूस के कभी नहीं जीतने का दावा भी कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेज, कई शहरों पर रूस की भारी बमबारी से यूक्रेन में तबाही। यूक्रेन पर रूस के हमलों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रूस के हमले कम होने की जगह पर लगातार तेज हो रहे हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहरों में भारी तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। यूक्रेन की कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं, तो कई इमारतों पर हमलों की वजह से अब भी आग की लपटें उठ रही हैं। यूक्रेन की सेना इन इलाकों में राहत और बचाव के काम में भी जुटी है, लेकिन रूस के बढ़ते हमलों से यूक्रेन के नागरिकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार हमले एक एक करके शहरों को बर्बाद करते जा रहे हैं और रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने बदला हमले का तरीका, यूक्रेन के पलटवार से बदली रणनीति, यूक्रेनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस की सेना को अनुमान से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को मार गिराया, जबकि रूस के टैंकों और लड़ाकू विमानों को गिराने की भी कई तस्वीरें दुनिया के सामने आई। जिसके बाद अब रूस की सेना यूक्रेन में ऐसे हथियार लेकर पहुंच गई है जिनकी मदद से वो सीधे यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाने में जुटी हुई है। इस तरह के हमलों का रूस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में रूस का एक जवान गाड़ी में छिपकर यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने के पास पहुंच गया और फिर उनके ठिकाने की सटीक जानकारी जुटाने की कोशिश करता दिखाई दिया। और जैसे ही उनको ठिकाने की जानकारी हुई, उन्होंने गाड़ी में लगी हुई मिसाइल से निशाना साधा और थोड़ी ही देर में हमला कर दिया। रूस के इस दो तरफा वार की वजह से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के एक शहर से सामने आई तस्वीरों में रूस के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर घूमते हुए दिखाई दिए, जबकि पूरे शहर में हमलों की वजह से धुआं उठता हुआ दिखा। कई ऊंची ऊंची इमारतें बर्बाद दिखाई दी, जबकि सड़कों पर भी मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। हमलों के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, रूस किसी हाल में जीत नहीं पाएगा। एक तरफ रूस के यूक्रेन पर हमले तेज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए रूस के इस युद्ध में नहीं जीतने का दावा कर दिया। Усьому вільному світу може забирати у своїх людей все, що могло би розвивати саму Росію і направляти цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів. Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній рейх, програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів, програєш. ज़ेलेंस्की यही नहीं रुके, उन्होंने यूक्रेन के नागरिकों से भी रूस के सैनिकों से लड़ने की अपील की और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए हर कदम उठाने को कहा। Проте, коли і що може стати перемогою для України? На це питання одночасно і є, і немає простої відповіді. Коли буде перемога, її відчує кожен. Коли настане мир, його побачить кожен. Але щоб це сталося і сталося швидше, ми повинні думати не про те, коли і що це буде. Ми повинні думати кожного дня про те, як зробити. ज़ेलेंस्की का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब एक दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने कीव में ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से हथियारों की मांग की
और अमेरिका की तरफ से भी यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया गया। अमेरिका की तरफ से मिले भरोसे के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने सैनिकों के साथ साथ यूक्रेन के नागरिकों की भी हौसला अफजाई की और इस युद्ध में एकजुटता और यूक्रेन के और मजबूत होकर उभरने का दावा कर दिया। तो लगातार रूस की ओर से एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहे हैं और खासतौर पर जो स्टील प्लांट्स है या फिर पावर प्लांट्स है उसको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे ही अज़ोवत्सल स्टील प्लांट पर भी रूस ने हमला किया, उसके बाद उसकी क्या स्थिति है और आखिर क्यों ये अज़ोवत्सल स्टील प्लांट यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है, ये बताएंगे रवि। तो रूस ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताव स्टील प्लांट के आसपास युद्ध विराम का ऐलान किया है। वो स्टील प्लांट अब तक बचा कैसे रह गया, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ इस तरह का है मारियोपोल का अज़ोवस्ताव स्टील प्लांट, जिसे रूस की सेना ने फिलहाल चारों ओर से घेर रखा है। हालांकि रूसी सैनिक अंदर ना घुस पाए, इसके लिए इस स्टील प्लांट की दीवारों के ऊपर यूक्रेनी स्नाइपर भी तैनात हैं, जो इस कैंपस में आने वाले दुश्मन पर फायरिंग कर सकते हैं। इन स्नाइपर से रूसी सैनिक निपट भी ले तो स्टील प्लांट के अंदर की चुनौती उनके लिए खत्म नहीं होती, क्योंकि इस स्टील प्लांट के अंदर कुछ 6 फ्लोर बने हैं, यानी जमीन के अंदर बेसमेंट नुमा 6 अंडरग्राउंड फ्लोर। इन 6 अलग अलग फ्लोर पर कहीं खाने पीने का सामान स्टोर करके रखा गया है। किन्हीं फ्लोर पर सैनिकों के लिए गोला बारूद इकट्ठा करके रखा गया है, ताकि दुश्मन जब यहां दाखिल हो तो उन पर हमला कर सकें। इस अंडरग्राउंड बेसमेंट के तीसरे फ्लोर पर यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ले रखी है। इसी तरह सुरंग के चौथे फ्लोर पर भी यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ली है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। जबकि सुरंग के सबसे आखिरी फ्लोर यानी छठे फ्लोर पर मौजूद हैं यूक्रेन के सैनिक, जिन तक पहुंच पाना रूसी सैनिकों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहां एंट्री करते ही यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिक उनके खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर सकते हैं। 6 फ्लोर की पूरी सुरंग करीब 24 किलोमीटर लंबी है, जो रूस के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। खास बात यह है कि रूस की सेना चाहकर भी यूक्रेनी सैनिकों को यहां से बाहर निकलने पर मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि 6 फ्लोर वाली इस सुरंग में बिजली की सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरंग के अंदर से ही कंट्रोल होती है। और यही नहीं, सुरंग के अंदर पानी की सप्लाई की लाइन भी सुरंग के अंदर से ही कंट्रोल होती है। और वहीं ज़ेलेंस्की मजबूर तो हैं, लेकिन उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। लेकिन पुतिन के पास करने को बहुत कुछ है और इस वक्त इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर रेजिमेंट ने संभाली हुई है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुश्मन के लिए रूस के कौन कौन से हेलीकॉप्टर मृत्युदाता बन चुके हैं। को 2 महीने बीत चुके हैं, उसमें दुश्मन को सबसे ज्यादा मौत बांटने वाली मशीन कौन सी है? इस जंग में बारूद की सबसे ज्यादा बारिश कौन कर रहा है? यूक्रेन युद्ध में मृत्युदाता किसे कहा जा रहा है? कैमो 52, ये है कैमो 50, ये है MI-24, ये है MI-28, ये है MI-35 और ये है MI-17V5। यूक्रेन के आसमान में सबसे ज्यादा इस वक्त यही मशीन गूंज रही है। कीव के बाद लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में इनका कहर लगातार जारी है। दक्षिण पूर्व में मारियोपोल पर कब्जे वाले मिशन में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स की भूमिका सबसे ज्यादा है। रूस ने इस वक्त यूक्रेन में अपने हेलीकॉप्टर्स की पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे ऑपरेशन की डिटेल और इन हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर देखने से पहले
देखिए कि रूस के पास अटैक और सपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की कितनी बड़ी फ्लीट है। रूस के पास कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर 100 से भी ज्यादा हैं, जो एक बड़ी तादाद है। रूसी फौज को कवर देने के लिए कैमो 52 अटैक हेलीकॉप्टर की मदद लगातार ली जा रही है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा यही रूसी अटैक हेलीकॉप्टर एक्टिव हैं। इसके अलावा रूस के पास Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर 110 से भी ज्यादा हैं। ये पुराने जरूर हैं, लेकिन इनकी फायर पावर की कसम नेटो की फौज भी खाती है। रात में लड़ने में गजब की महारत रखने वाले ये हेलीकॉप्टर यूक्रेन में भी कई मिशन रात में ही अंजाम दे रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर की नाइट विजन वाली ताकत गजब की है। Mi-28 की बख्तर इतनी बेहतर है कि इस पर किसी राइफल की गोली तो क्या, ये आरपीजी हमले को भी झेल सकता है। रूस के पास 60 के करीब Mi-35 हेलीकॉप्टर हैं और ये दुनिया में फ्लाइंग टैंक के नाम से मशहूर हैं। रूस के पास Mi-34 के दूसरे वर्जन Mi-24 भी हैं और ऐसे 120 अटैक हेलीकॉप्टर इनके पास मौजूद हैं। अब इस फ्लाइंग टैंक को देखिए, ये एक छोटे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और अटैक हेलीकॉप्टर का मिला-जुला रूप है, लेकिन इसमें इतना असला लोड किया जा सकता है जो किसी भी दुश्मन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। रूस ने इसका इस्तेमाल सीरिया में बहुत खूबी के साथ ISIS के खिलाफ किया है। भारत के पास भी ऐसे कई हेलीकॉप्टर हैं जो पठानकोट में तैनात हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में रूस की सबसे भरोसेमंद मशीन। रूस के पास टेक्निकल सपोर्ट वाले Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 300 से भी ज्यादा हैं, जो स्पेशल फोर्स को फ्रंट पर पहुंचाते हैं। Mi-17 V5 भारत के पास भी ऐसे 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं और ये कई इलाकों में एयरफोर्स की लाइफलाइन भी कहे जाते हैं। इस वक्त रूस के पास ये सभी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। इनके हमले 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन हो रहे हैं। रूस की फौज लगातार काम कर रही है। ये व्लादिमीर पुतिन की सबसे भरोसेमंद मशीन है और इनके बिना वो यूक्रेन के ऑपरेशन में कामयाबी की उम्मीद भी नहीं कर सकते। Ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоная यूक्रेन में इस वक्त जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने भी फ्रंट हैं, उनमें जमीन पर मौजूद फौज के साथ बहुत करीबी तालमेल की जरूरत है। जो गलतियां पुतिन और उनकी फौज ने क्यू में दोहराई हैं, वो उसे डोनबास में नहीं करना चाहेंगे और इसके लिए जरूरी है कि सप्लाई लाइन मजबूत हो। फौज को क्लोज एयर सपोर्ट देना, यानी दुश्मन की आर्टिलरी को खत्म करने का मिशन हो या फिर दुश्मन की टैंक रेजिमेंट का रास्ता रोककर उस पर बमबारी कर देना हो, ये सब अटैक हेलीकॉप्टर्स का ही काम होता है। कैमो ने यूक्रेन में कई मिशन अंजाम दिए हैं। डबल रोटर यानी ऊपर नीचे रोटर सिस्टम वाले इस हेलीकॉप्टर की पूंछ में पंखा नहीं लगा।